ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा चैप्टर है वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ये जो एक साइंटिस्ट था, एक बंदा था जिसका नाम था क्लाडे बर्नार्ड, CLAUDE, क्लाडे बर्नार्ड। एक साइंटिस्ट था। इसने 1865 में एक बात कही। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये कोर्स में नहीं है, पर यह जरूरी है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये होम्योस्टेसिस असल में होता क्या है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्लाडे बर्नार्ड। 1865 में उसने एक बात कही। वो बात बड़ी मजेदार थी। वो ये थी कि कोई भी एनिमल ही क्यों ना हो, कोई भी एनिमल ही क्यों ना हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई बर्ड हो, फिशेस हो, कोई और एनिमल हो, कोई भी एनिमल ही क्यों ना हो, वो दो किस्म के इन्वायरमेंट को फेस करता है। एक को उसने कहा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जबकि दूसरे को उसने कहा इंटरनल इन्वायरमेंट। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं। यानी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्लाडे बर्नार्ड। 1865 में उसने एक बात कही। वो बात ये थी कि कोई भी एनिमल हो वो दो किस्म के इन्वायरमेंट्स को फेस करता है। उनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जबकि दूसरे को हम और आप लोग कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। चूंकि आपका जो सेकेंड ईयर बायो है वो सारा का सारा ह्यूमन बींग्स रिलेटेड है, इसलिए हम और आप लोग इसको भी ह्यूमन बींग के लिहाज से ही हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग अपने आप को भी देख ले, ह्यूमन बींग्स अपने आप को भी देख ले, हम भी दो किस्म के इन्वायरमेंट को फेस करते हैं। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम और आप लोग रह रहे हैं, जो हमारे बाहर है, और जो हमारा बाहर है इसको हम और आप लोग सादा अंग्रेजी में हम और आप लोग इसको सराउंडिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा टेक्निकल करना चाहे तो मेडिकल साइंस में हम फिर इसको इकोसिस्टम कहते हैं। इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसको हम और आप लोग सादा अल्फाज में हम और आप लोग इसको इकोसिस्टम ही कहते हैं। और नो डाउट हम और आप लोग इसे जो मतलब ले रहे हैं यही मतलब क्लाडे बर्नार्ड ने भी लिया हुआ था। जबकि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, अगर हम और आप लोग ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर देख ले, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, तो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है। अगर आप देख ले अपने आप को भी, हमारे अंदर दो किस्म की चीजें प्रेजेंट है। इनमें से एक को हम और आप लोग सेल्स कहते हैं, जबकि दूसरे को हम और आप लोग फ्लूइड्स कहते हैं। अगर आप लोग किसी ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर भी देख ले, इन दो चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज प्रेजेंट होती नहीं है। अगर आप लोग वैसे इस सेल्स को थोड़ा हद तक हम और आप लोग इसको डिस्कस कर ले, तो जो सेल्स होते हैं उनको अगर हम और आप लोग किसी नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर हम और आप लोग इसको काउंट कर ले, तो एक अंदाजे के मुताबिक कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर 75 ट्रिलियन सेल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और 75 ट्रिलियन सेल्स ये कम अमाउंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। 75 ट्रिलियन सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम और आप लोग इन सेल्स को देख ले, ये सारे के सारे एक जैसे नहीं होते। किसी को हम नेफ्रॉन कहते हैं, किसी को हम न्यूरॉन कहते हैं, किसी को आरबीसी कहते हैं, किसी को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, किसी को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, किसी को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हमारे बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम और आप लोग सेल्स को टाइप्स के लिहाज से देख ले, मैं हर गेस नंबर के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, टाइप्स के हिसाब से देख ले, तो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक कि एक ह्यूमन बींग्स में 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब कि अगर हम और आप लोग हर एक टाइप को देख ले तो इसके मिलियन बिलियन में कॉपीज हमारे बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम और आप लोग सेल से थोड़ा सा नीचे आ जाए फ्लूइड्स की तरफ, ये बात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई थी कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है, मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं, इससे अगर आप लोग टोटल फ्लूइड निकाल दे, टोटल फ्लूइड से मेरा मतलब ये है जितना भी ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ब्लड है, आईज के अंदर फ्लूइड है, नर्वस सिस्टम के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, डाइजेस्टिव फ्लूइड है, और भी फ्लूइड्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लोग इन फ्लूइड्स को वैसे निकाल दे और कहीं अगर आप लोग इसकी मेजरमेंट कर ले तो तकरीबन ये 15 लीटर होता है। इस 15 लीटर का तीसरा
तीसरे हिस्से से मेरा मतलब ये है थर्ड पार्ट से मेरा मतलब ये है, कहीं आप लोग इसको 3 के ऊपर डिवाइड कर ले तो फिर ये 5 लीटर बन जाता है। एंड याद रख ले कि ये 5 लीटर ब्लड जो है ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड होता है वो तकरीबन 5 लीटर ही प्रेजेंट होता है। क्लाडे बर्नार्ड ने जिस तरह के हम और आप लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया, ऐसे ही उसने भी इसको डिस्क्राइब किया हुआ था, ऐसे ही उसने इसको क्या कहते हैं हम इसको कहा हुआ था कि बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। अब क्लाडे बर्नार्ड ने क्या कहा, अब इसकी बात को सुन लें। उसने कहा कि हर एक एनिमल 2 किस्म के इन्वायरमेंट को फेस करता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसको भी हम और आप लोगों ने बता दिया कि इससे मतलब इकोसिस्टम है। इंटरनल इन्वायरमेंट को भी हम और आप लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया कि वहां पे सेल्स और फ्लूइड्स होते हैं, सेल की हिस्ट्री भी बता दी, फ्लूइड्स की हिस्ट्री भी बता दी। तो क्लाडे बर्नार्ड ने फिर मजीद कहा कि हर एक एनिमल जो होता है, शाबाश है, इसके अंदर ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है, लेकिन हर एक एनिमल यानी ह्यूमन बीइंग उसकी ये कोशिश होती है कि उसके अंदर ये जो 5 लीटर ब्लड जो प्रेजेंट होता है, आखिर में अगर हम और आप लोग आ जाए, जहां पे मैं इसको रेड मार्कर से मैं इसको मार्क कर रहा हूं कि जो 5 लीटर ब्लड होता है, ये हर एक एनिमल की ये कोशिश होती है, ये ख्वाहिश होती है कि मेरे अंदर जो 5 लीटर ब्लड है वो 5 लीटर ही हो। इसका पीएच कितना होना चाहिए, कल हम और आप लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ था 7.4, वो इतना ही हो। इसके अंदर कितना प्लाज्मा में कितना वाटर होना चाहिए, कितने साल्ट्स होने चाहिए, कितना शुगर होना चाहिए, कितने आरबीसीज होने चाहिए, कितने डब्ल्यूबीसीज होने चाहिए, कितने इसके अंदर हार्मोन्स होने चाहिए, कितने इसके अंदर वाटर होना चाहिए। हर एक चीज की जो अमाउंट है ब्लड के अंदर, वो हर एक चीज कांस्टेंट हो, मेंटेन हो, इसमें किसी किस्म का मसला ना हो। ये क्लाडे बर्नार्ड ने ये बात कही हुई थी कि ये हर एक एनिमल की यानी हर एक ह्यूमन बीइंग की ये कोशिश होती है, ये ख्वाहिश होती है, ये डिजायर होता है कि ये सारा कुछ जो 5 लीटर ब्लड है ना, इसके अंदर मेंटेन हो, ये कांस्टेंट हो। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी कि क्लाडे बर्नार्ड ने असल में बात क्या कही। बात ये थी कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उसके अंदर जो 5 लीटर ब्लड होता है वो हर लिहाज से मेंटेन हो, कांस्टेंट हो। हर लिहाज से मेंटेन या कांस्टेंट से मेरा मतलब यह है कि अगर आप लोग ब्लड की केमिकल कंपोजिशन देख ले, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर जो कुछ होना चाहिए वो हर लिहाज से मेंटेन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक और बंदा मैदान में आ गया, उसका नाम था कैनन ब्रैडफोर्ड। कैनन ब्रैडफोर्ड 1926 उसने इसी ही क्लाडे बर्नार्ड की बात को फिर से दोहराया। वो बात उसने क्या कही, उसने कहा कि जो कुछ क्लाडे बर्नार्ड ने कहा हुआ था मैं भी ऐसे ही कह रहा हूं कि हर एक एनिमल 2 किस्म के इन्वायरमेंट्स को फेस करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो मतलब क्लाडे बर्नार्ड का था इकोसिस्टम सराउंडिंग, मेरा भी वही मतलब है। इंटरनल इन्वायरमेंट से जो मतलब क्लाडे बर्नार्ड का था कि सेल्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, सेल्स 75 ट्रिलियन तकरीबन होते हैं, 150 डिफरेंट टाइप्स होते हैं तकरीबन, और जो फ्लूइड्स होते हैं इनकी हिस्ट्री है जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। फिर उसने कहा कि जो क्लाडे बर्नार्ड ने बात कही हुई थी कि हर एक एनिमल यानी ह्यूमन बीइंग उसकी ये ख्वाहिश होती है, उसकी ये आरज़ू होती है, उसका ये डिजायर होता है कि उसके अंदर जो 5 लीटर ब्लड है वो मेंटेन हो, वो कांस्टेंट हो। फिर उसने इस बात को थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा इसको और अल्फाज में इसको डिस्क्राइब किया। उसने कहा कि ये जो एनिमल्स होते हैं, शाबाश से, इनके अंदर जो 5 लीटर ब्लड होता है और जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी जो ख्वाहिश होती है कि मेरे अंदर ये 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट हो, उसकी जो तमन्ना होती है, उसकी जो आरजू होती है, उसके जो डिजायर होता है कि 5 लीटर मेंटेन ही हो, उसने कहा कि मैं इस डिजायर को, मैं इस तमन्ना को, मैं इस आरजू को, मैं इस ख्वाहिश को, मैं इस एबिलिटी को मैं एक नाम दे रहा हूं और उसको मैं कह रहा हूं होम्योस्टेसिस। तो याद रख ले कि जो होम्योस्टेसिस का ये जो टर्म है, ये कैनन ब्रैडफोर्ड ने 1926 में उस क्लाडे बर्नार्ड की एक्सप्लेनेशन को उसने एक टर्म दे दिया, होम्योस्टेसिस। तब जाके हम फिर कहते हैं कि जो होम्योस्टेसिस है ये एक खास किस्म की एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एबिलिटी मीन्स एक ख्वाहिश है, एक कोशिश है, एक तमन्ना है टू मेंटेन और नियरली मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट वन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस वन। तो होम्योस्टेसिस जो है ये सिंपली एक टर्म है जिसको हम और आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ईटा में आप लोगों ने एक इख्तियात करना है
वो ये है कि अगर ईटा में कहीं एमसीक्यूज में आप लोगों को लफ्ज इंटरनल इन्वायरमेंट का आ जाए, लेकिन इस चैप्टर के लिहाज से तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट से मतलब वो अंग्रेजी वाला मतलब लेते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट सिंपली मीन्स कि कोई अंदर, हमारे अंदर कोई माहौल प्रेजेंट है। ना ना ना, इंटरनल इन्वायरमेंट सिंपली मीन्स 5 लीटर ब्लड। इसका मतलब कि वो 5 लीटर ब्लड की बात कर रहा है। तो एमसीक्यूज में आप लोगों ने ये इख्तियार करना है कि किसी जगह पे अगर उसने इंटरनल इन्वायरमेंट का लफ्ज लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमेशा के लिए 5 लीटर ब्लड ही होगा। तब जाके तो होम्योस्टेसिस की जब हम डिफिनीशन भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन और नियरली मेंटेन its internal environment constant. Internal environment means 5 liter blood constant is called homeostasis 1. ये जो होम्योस्टेसिस होता है ये ह्यूमन बींग्स में एक बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बैलेंस से मेरा मतलब ये कि अगर हर एक चीज ब्लड के अंदर मेंटेन है, कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम है, किसी किस्म का मसला नहीं है, तो फिर उस होम्योस्टेसिस को हम और आप लोग कहेंगे बैलेंस्ड होम्योस्टेसिस। बैलेंस्ड है। और अगर किसी बंदे में, इंडिविजुअल में बैलेंस्ड होम्योस्टेसिस हो तो फिर वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, वो खुश होता है, उसमें किसी किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो हेल्थी होता है। लेकिन अगर किसी ह्यूमन बीइंग में किसी वजह से इस इंटरनल एनवायरनमेंट यानी 5 लीटर ब्लड के अंदर कुछ मसला आ जाए, इसकी विस्कोसिटी में मसला आ जाए, पानी में कमी ज्यादा आ जाए, शुगर में मसला आ जाए, सार्स में मसला आ जाए, आरबीसीज के नंबर में मसला आ जाए, डब्ल्यूबीसीज के नंबर में मसला आ जाए, किसी और जगह पे मसला आ जाए, तो उस होम्योस्टेसिस को हम और आप लोग फिर बैलेंस नहीं कहते हैं, उसको हम और आप लोग कहते हैं इम्बैलेंस होम्योस्टेसिस। हम फिर कहते हैं कि जो होम्योस्टेसिस था, जो ब्लड था, जो कि 5 लीटर था, जो कि बैलेंस था, अब वो इम्बैलेंस हो गया है। और अगर कहीं होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस हो जाए तो याद रख ले उस बंदे के अंदर जरूर 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 कोई डिजीज हो जाएगी, कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। तब जाके अगर किसी बंदे के अंदर कोई डिजीज या डिसऑर्डर हो जाए इम्बैलेंस की वजह से, तो जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो मेडिकल इंटरप्शन होता है। आप फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, और अगर आप लोग नॉर्मली डॉक्टर को देख ले, जब भी कोई डिजीज हो वो उसका जो डिटेक्ट करते हैं तो आपसे कोई ब्लड का टेस्ट करते हैं, ब्लड में चेक करते हैं कि इसमें किस जगह पे ये मसला आया हुआ है। जहां पे ये मसला आया हुआ है अगर आप लोग उस इम्बैलेंस को फिर बैलेंस कर ले तो अंडरस्टूड बात है, जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो फिर खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों की जो पूरी ये जो एमबीबीएस होती है, जो डॉक्टरी होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी ही के पीछे होती है तकरीबन, कि कैसे इम्बैलेंस होम्योस्टेसिस को आप लोग बैलेंस पे लाएं। अगर ये बैलेंस हो जाए तो अंडरस्टूड बात है, वो जो डिजीज होगी, डिसऑर्डर होगा, और फिर ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाएगा। अब अगर हम और आप लोग थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा अगर हम और आप लोग इस 5 लीटर ब्लड में, जिसकी होम्योस्टेटिक फॉर्म में होना चाहिए, क्या इसमें ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स प्रेजेंट है, क्या इसका वहां पे कुछ रोल है, किरदार है? ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि इस होम्योस्टेसिस को बैलेंस करने में नर्वस सिस्टम का कुछ रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं पूछूं कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ रोल है, हाँ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं पूछूं कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ रोल है, हाँ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं पूछूं डाइजेस्टिव सिस्टम का है, हाँ है। अगर मैं पूछूं विजन का है, हाँ है। अगर मैं पूछूं हियरिंग का है, हाँ है। इसका मतलब है कि हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ रोल जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन किसी का कम, किसी का ज्यादा। लेकिन अगर कोई सिस्टम भी डिस्टर्ब हुआ, मसला हुआ, तो इसकी वजह से जो ब्लड होगा, होम्योस्टेसिस होगी, बैलेंसिंग होगी, उसमें भी कुछ हद तक मसला जो है ये फिर जरूर आएगा। लेकिन आपके कोर्स में वो जितने भी सिस्टम्स हैं सबको डिस्कस नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ 3 ही है जिनके रोल को एक्सप्लेन किया गया है, जिनके रोल को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे उनका रोल होता है ये होम्योस्टेसिस में। इनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन होम्योस्टेसिस। और अगर आप लोग इस चैप्टर में देख भी ले, इसका जो एक पार्ट है इसको हम और आप लोग कहते हैं रोल ऑफ, शाबाश से, रोल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, रोल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन होम्योस्टेसिस। जबकि जो दूसरा इसका पार्ट है इसको हम और आप लोग कहते हैं रोल ऑफ एक्सक्रीशन इन
होम्योस्टेसिस, जबकि जो तीसरा है इसको हम और आप लोग कहते हैं रोल ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन होम्योस्टेसिस, इन थर्मो रेगुलेशन इन होम्योस्टेसिस। और अगर आप लोग वैसे इस चैप्टर को देख भी ले तो इनमें ये तीन मेन क्वेश्चन जो है ये प्रेजेंट है, बाकी के सिस्टम्स के रोल को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। आगे आप लोग जाएंगे उधर आप लोग इसको फिर डिस्क्राइब करेंगे, इसको आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। एफएससी के लेवल के ऊपर इतने ज्यादा डेप्थ में आप लोगों को पता है, हम फिर नहीं जाते, तो इन तीन ही को कोर्स में डिस्क्राइब किया गया है। शॉर्टकट आप लोगों को बता दूं कि रोल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन होम्योस्टेसिस, अगर आप लोग ऑस्मो रेगुलेशन के लफ्ज को देख ले तो इनमें ऑस्मो का मतलब ऑस्मोसिस होता है, जबकि जो रेगुलेशन है इट मींस होम्योस्टेसिस। सो इट सिंपली मींस के क्या है, ह्यूमन बींग्स में ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे ये होम्योस्टेसिस हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसको खुद ही याद करेंगे। ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, इन चीज़ों को आप लोग खुद ही फिर वो एग्जांपल्स है उसको आप लोग खुद ही देख लेंगे। जहाँ तक इसमें रोल ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन होम्योस्टेसिस है, बहुत ही आसान है कि टेम्परेचर वगैरह का फिर कैसे रोल होता है ब्लड में कि वो इसकी होम्योस्टेसिस कर ले। वहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स है, इनको फिर आप लोग खुद ही देख लेंगे। एक्टोथर्म है, एंडोथर्म्स है, पायोकिलोथर्म्स है, होम्यो है, ये सारे जो एग्जांपल्स वहाँ पे दिए गए हैं इनको आप लोग खुद ही देख लेंगे, क्योंकि बाद दफा ईटा में ये एग्जांपल दे देते हैं कि ये कौन सा वाला है, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। इनमें किसी किस्म की टेक्निकलिटी नहीं है, इनको आप लोग खुद ही देख लेंगे। हमारा और आप लोगों का इस चैप्टर के अंदर जो मेन क्वेश्चन है, जो टेक्निकल है, जो ईटा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम और आप लोग कहते हैं रोल ऑफ एक्सक्रीशन इन होम्योस्टेसिस 1। इसलिए हम और आप लोग जिस क्वेश्चन को अभी शुरू कर रहे हैं वो है रोल ऑफ एक्सक्रीशन इन होम्योस्टेसिस 1। लेकिन जो रोल ऑफ एक्सक्रीशन इन होम्योस्टेसिस है, इनके स्टार्ट में अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ये कुछ अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हुए हैं। यू नो, वो रट्टे वाली बात है, उनके भी फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स भी आप लोग जरूर इसको देखेंगे, क्योंकि बाद दफा एग्जांपल आते हैं कि इनमें से कौन सा वाला अमोनोटेलिक या यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक है। लेकिन साथ में आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर कर लूं कि इनके जो एग्जांपल्स हैं वो कुछ डायग्राम में है, कुछ उधर पैराग्राफ में बाकायदा तौर पर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आप लोग इस साल के लिए दोनों के दोनों देख ले, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आदत होती है कि वो डायग्राम नहीं देखते, तो वो डायग्राम में बाद दफा कोई एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये कौन सा वाला है, अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है या यूरिकोटेलिक है। तो इसको भी आप लोग जरूर साथ में देख लेंगे। तो हमारा और आप लोग का जो क्वेश्चन है इसके बाद वो है असल में ह्यूमन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो ये रोल ऑफ एक्सक्रीशन इन होम्योस्टेसिस है, तो इनके अंदर जो हमारा है वो ह्यूमन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम है। असल में इसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें हैं, कैलकुलेशंस हैं, बातें हैं, इसको प्लीज आप लोग सही तरीके से समझने की कोशिश कर लें। तो जो ह्यूमन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अव्वल बात तो यह है कि ये दो अल्फाज होते हैं जिसको हम आमतौर पे मेडिकल साइंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक ये एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन, और इससे मिलता जुलता लफ्ज एक सेक्रीशन भी है, सेक्रीशन। तो मेडिकल साइंस में हम एक्सक्रीशन के लफ्ज को उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई आर्गन हो, टिश्यू हो, सेल हो, कोई भी चीज हो, आपके बॉडी के अंदर किसी चीज को बनाए, किसी चीज को वो रिलीज कर ले, लेकिन वो जो चीज होती है वो फितरतन आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो हम फिर कहते हैं कि जो आर्गन है, जो सेल है, जो टिश्यू है, ये एक्सक्रीटरी इन नेचर है। जैसे अगर आप लोग किडनीज को देख ले, वो हमारे बॉडी के अंदर यूरिन बनाते हैं, यूरिन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर आपके बॉडी के अंदर ये रह जाए तब जाके हम फिर कहते हैं किडनी आर एक्सक्रीटरी इन नेचर। सेक्रीशन का लफ्ज हम मेडिकल साइंस में उस टाइम पे लगाते हैं कि जब आपके बॉडी के अंदर कोई सेल हो, टिश्यू हो, आर्गन हो, सिस्टम हो, जो भी कोई चीज हो, वो किसी चीज को बना दे, लेकिन वो जो चीज होती है वो आपके बॉडी के लिए फितरतन यूजफुल होता है। तो हम फिर आमतौर पे कहते हैं कि ये आर्गन या सेल या टिश्यू या जो भी कोई चीज है ये सेक्रीटरी इन नेचर होता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लैंड्स नॉर्मली हार्मोन बनाते हैं, हार्मोन आपके बॉडी के लिए नॉर्मली यूजफुल होते हैं, तब जाके हम फिर कहते हैं ग्लैंड्स आर सेक्रीटरी इन नेचर। तो याद रखें हमारा और आप लोगों का जो टॉपिक है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम और आप लोग डिस्क्राइब करेंगे। हरगिज़ हम और आप लोग यूजफुल सब्सटेंसेस को हम और आप लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे। पहला पॉइंट इसके अंदर वो ये है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। बहुत ही आसान है, ये 4 ही होते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग किडनीज कहते हैं,
जबकि दूसरे को हम और आप लोग यूरेटर्स कहते हैं, तीसरे को हम और आप लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और इसको मैं आमतौर पे यूबी से इसको एब्रीविएट करता हूं, जबकि जो चौथा होता है इसको हम और आप लोग यूरेथ्रा हम और आप लोग इसको कहते हैं। तो कहीं पूछा गया कि ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 4 ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। हम और आप लोग 1 बाय 1 हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा आमतौर पे तरीकाकार ये होता है कि हम जब किडनी को शुरू कर लेंगे तो किडनी को हम और आप लोग एंड तक हम इसको पहुंचाएंगे। किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर नेफ्रॉन यूरिन कैसे बनाते हैं, कोर्स में है, फिर इनको हम और आप लोग डिस्क्राइब करेंगे। उन्हीं के अंदर कुछ कैलकुलेशंस हैं, टेक्निकल बातें हैं, यानी किडनी की पूरी स्टोरी हम और आप लोग खत्म करेंगे। फिर इसके बाद हम और आप लोग यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, फिर हम और आप लोग देखेंगे कि मेल और फीमेल के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ फर्क है, और वो जो फर्क है वो 1-2 ही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी कि इसमें कौन सा फर्क है, तो वो एंड पे हम और आप लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी जिस चीज को मैं शुरू कर रहा हूं वो किडनीज होते हैं, किडनीज होते हैं। इसका जो पहला पार्ट है इसको हम और आप लोग शुरू करेंगे कि किडनीज जो है ये फिर क्या होते हैं। हर एक पॉइंट को आप लोग 1 बाय 1 नोट करते जाएं। ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ी केविटी प्रेजेंट है। इस केविटी को हम आमतौर पे सीलोम भी हम इसको कहते हैं। जो कार्डेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वहां पे इस सीलोम को डायाफ्राम के थ्रू 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। एक ऊपर वाला पोर्शन हुआ, यानी डायाफ्राम बिल्कुल दरमियान में है, तो डायाफ्राम से एक ऊपर वाली केविटी हुई, एक नीचे वाली हुई। जो ऊपर वाली है उसको हम आप लोग कहते हैं थोरेसिक केविटी या चेस्ट कैविटी या प्लूरल कैविटी हम इसको कहते हैं। लेकिन जो डायाफ्राम के नीचे होता है इसको हम आमतौर पे एब्डामिनल कैविटी हम इसको कहते हैं। इससे पहला वाला चैप्टर रेस्पिरेशन जब हम और आप लोगों ने पढ़ा तो वहां पे जो बेसिक ऑर्गन्स थे वो लंग्स थे। तो लंग्स ह्यूमन बींग्स के बॉडी में कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कहीं अगर पूछा भी गया तो वो थोरेसिक कैविटी होती है, वो चेस्ट कैविटी होती है, वो प्लूरल कैविटी होती है, वो इधर पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहां पे जो किडनीज होते हैं ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये फिर एब्डामिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी ये थोरेसिक कैविटी में नहीं होते, ये चेस्ट कैविटी में नहीं होते, ये प्लूरल कैविटी में नहीं होते, ये एब्डामिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो किडनी के अंदर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये एब्डामिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। बाद दफा ईटा में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। सो यू नो के कौन कौन से वाले होते हैं। एब्डामिनल कैविटी के अंदर कौन सा होता है, तो उधर पे अगर ऑप्शन किडनी वगैरह है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये एब्डामिनल कैविटी के अंदर होता है। ये जहां पे एब्डामिनल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो जो एब्डामिन होता है, शाबाश है। एब्डामिन में भी अगर आप देख ले, ये हमारा वेंट्रल साइड है, ये हमारा डॉर्सल साइड है, और ये हमारे लेटरल साइड्स हैं, साइड्स हैं। तो जो किडनीज होते हैं ये वेंट्रल साइड पे नहीं होते हैं, ये लेटरल साइड्स पे नहीं होते, साइड पे नहीं होते, ये असल में डॉर्सल साइड पे होते हैं, पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तब जाके अगर आप लोग देख ले, जब भी किसी बंदे के किडनी के अंदर पेन शुरू होता है तो वो आमतौर पे बैक साइड पे शुरू होता है। तो डॉक्टरों को पता भी ऐसे ही चलता है कि जब वो पेशेंट से पूछता है कि पेन कहां पे हो रहा है, तो अगर वो पीछे की तरफ हाथ रख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो पेन है वो इसकी किडनी के अंदर है। कुछ लोग होते हैं या बच्चे होते हैं जो हाथ इधर पे रख लेते हैं और कहते हैं कि जो पेन है वो ये किडनी के अंदर है, तो फिर ये बिल्कुल ही गलत बात होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेन है वो हरगिज़ आपको एब्डामिनल कैविटी के अंदर फील नहीं होगा। ये जो किडनीज होते हैं जो बता रहा हूं, जो कि डॉर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं, होते ये 2 हैं। अगर 2 होते हैं तो फिर हम इसके लिए मेडिकल साइंस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो पेयर का लगाते हैं। इसका मतलब कि 2 किडनीज होते हैं, ए पेयर होते हैं। तो हम और आप लोगों ने फिलहाल कौन सी बातें सीखी कि जो किडनीज होते हैं वो एब्डामिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ए पेयर होते हैं। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। इब्राहिम असम शाह, शाबाश। नेक्स्ट, इनके अलावा ये है कि जो किडनीज होते हैं जब ये बैक साइड पे भी प्रेजेंट होते हैं तो इधर पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम हम और आप लोग पढ़ेंगे कि वहां पे 33 वर्टिब्री होते हैं। इन 33 वर्टिब्री को लोगों ने मुख्तलिफ फंक्शंस के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किए हुए हैं इनटू 5 रीजन्स। हम पढ़ेंगे इस चीज को। जो पहला है वो सर्विकल है, फिर थोरेसिक है,
फिर इसके बाद लंबर है, फिर सैक्रम है, फिर कॉक्सिक्स है। जो सर्विकल है उसमें 7 वर्टिब्री है, जो थोरेसिक है उनमें 12 है, जो लंबर है उनमें 5 है। ऐसे हम जाएंगे ना, हम इसको डिस्कस करेंगे ना। तो जो ह्यूमन बींग्स है, इनमें जो किडनीज होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही अटैच होते हैं। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में आमतौर पे इसकी पोजीशन कहां पे होती है? जो थोरेसिक है, तो थोरेसिक में तो 12 वर्टिब्री है ना, तो जो लास्ट थोरेसिक है यानी जो 12th वाली है, इसके बाद तो लंबर शुरू होगा। लंबर में तो फिर 5 वर्टिब्री है, तो लंबर के जो पहले 4 वर्टिब्री है यानी 1 2 3, और जो थोरेसिक है इसका बिल्कुल जो लास्ट है वो 12th है। इसका मतलब ये हुआ कि थोरेसिक लास्ट 12th और लंबर के पहले 3 1 2 3, तो टोटल 4 वर्टिब्री हो गए हैं। इसका मतलब कि इन 4 वर्टिब्री के बीच में इसके लोकेशन में ये जो किडनीज होते हैं ये फिर प्रेजेंट होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब डॉक्टर लोग फॉर एग्जांपल किडनीज वगैरह में सर्जरीज वगैरह यहां पे करते हैं या कुछ और काम करते हैं, तो इनको फिर कैसे पता चल जाता है कि इधर पे वो किडनी प्रेजेंट है? तो ये आमतौर पे इधर पे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वहां पे वर्टिब्री को काउंट करते हैं। जब लास्ट थोरेसिक आ जाए तो वहां पे एक निशान लगा लेते हैं। जब पहले 3 लंबर वाला तीसरा वाला आ जाए वहां पे एक निशान लगा लेते हैं, फिर ऐसे कट लगा लेते हैं। एग्जैक्टली उधर ही ये किडनी जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। ये जो किडनीज होते हैं आमतौर पे इसका जो कलर होता है ये डार्क रेड होता है, और डार्क रेड मेरे लिहाज से बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो किडनीज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो किडनीज होते हैं चूंकि ये 2 हैं, तो एक लेफ्ट साइड पे है एक राइट साइड पे है, तब जाके हम आमतौर पे इसको बाकायदा तौर पे मेंशन भी करते हैं कि एक लेफ्ट है और दूसरी जो है वो राइट पे प्रेजेंट है। लेकिन चूंकि राइट साइड पे हमारा जो मेन ऑर्गन प्रेजेंट है वो लीवर है, और लीवर के अंदर जो लोब्स हैं वो आमतौर पे हम कहते हैं कि वो 3 है। तो जो 3 लोब्स होते हैं उनमें से एक बड़ा लोब भी है, मेजर लोब है। तो वो जो मेजर लोब है वो राइट किडनी के ऊपर आया हुआ है। तो उस लीवर के मेजर लोब की वजह से वो जो राइट किडनी है ना वो थोड़ी सी नीचे है, जो लेफ्ट वाली है ना वो थोड़ी सी ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर है, राइट वाली थोड़ी नीचे है। तो फिर ये सिमेट्रिकल नहीं हुआ, एक लाइन में नहीं हुआ। तब जाके आपके बुक ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है कि ये एसिमेट्रिकल इन पोजीशन होते हैं। सिमेट्रिकल नहीं होते, एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन याद रख ले, एसिमेट्रिकल में जो राइट वाली है वो नीचे है। और क्यों नीचे है? क्योंकि इसके ऊपर लीवर आया हुआ है, पर पूरा लीवर भी नहीं है, इसका एक बड़ा लोब जो है ना वो इसके ऊपर आया हुआ है। इसके बिल्कुल अपोजिट पहले चैप्टर में लंग्स हैं। लंग्स भी हमारे बॉडी के अंदर 2 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन चूंकि जो लेफ्ट साइड है वहां पे हमारा जो मेन ऑर्गन प्रेजेंट है वो हार्ट है। तो हार्ट लीवर लंग्स के ऊपर आया हुआ है, लेफ्ट लंग के ऊपर आया हुआ है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो नीचे है, जो राइट वाली लंग है वो ऊपर है। तो लंग्स भी एसिमेट्रिकल, किडनीज भी एसिमेट्रिकल। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो लेफ्ट लंग है वो नीचे है, जो राइट वाली लंग है वो ऊपर है। लेफ्ट वाली क्यों नीचे है? क्योंकि इसके ऊपर हार्ट आया हुआ है। इसका मतलब कि ये भी एसिमेट्रिकल इन पोजीशन है। लेकिन जो किडनीज हैं वो भी 2 हैं, लेफ्ट और राइट है। लेकिन जो राइट साइड पे मेन ऑर्गन है वो लीवर है, लीवर का लोब इसके ऊपर आया हुआ है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी है वो फिर नीचे है, लोअर है, जबकि जो लेफ्ट वाली है ये फिर अपर है। तो ये भी एसिमेट्रिकल इन पोजीशन होते हैं। तो इन पॉइंट्स पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। आमतौर पे जो दोनों लंग्स होते हैं इसमें जो लेफ्ट है वो थोड़ा नीचे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेफ्ट सिर्फ नीचे नहीं है, इसका वेट भी, वजन भी थोड़ा कम होता है, साइज भी थोड़ा कम है। और उधर पे लिखा भी हुआ है कि जो लेफ्ट है, शाबाश से ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो हमें पता है कि 44% है, क्योंकि वहां पे राइट वाली डिस्क्राइब की गई है कि वो 56% है। इसका मतलब कि अगर 56 राइट वाला हुआ तो 44 जो है ना ये फिर लेफ्ट वाला हुआ। लेकिन जो किडनीज होते हैं उनमें बुक में नहीं है, लेकिन जनरली आप लोगों को बता रहा हूं कि जो राइट वाले है वो नीचे है, और सिर्फ नीचे नहीं है, लोअर नहीं है, इसका वेट भी थोड़ा कम होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक कि ये लेफ्ट के मुकाबले में जो राइट वाली है 5 ग्राम का फर्क होता है, यानी 5 ग्राम वजन में फर्क होता है। ये जो एक किडनी है इसका जो वेट होता है वो 150 ग्राम होता है। अब ये पता नहीं है कि ये लेफ्ट है या राइट है, लेकिन हम और आप लोग इतना फिर डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो फिर दोनों किडनी का वेट कितना हो जाएगा? 150 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 2, तो फिर 300 ग्राम हो जाएगा। और 300 ग्राम
मेरे ख्याल में काफ़ी वज़न होता है अगर आप लोग इसको तराजू में डाल दें, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 500 ग्राम का मतलब आधा केजी, तो 250 ग्राम मीन्स 1 पाव, तो ये 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोग कहीं गोश्त को मायर कर ले कि 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा गोश्त कितना बनता है, तो कहीं अगर आप लोग इसको देख ले, इसकी ठीक ठाक वेट होता है, ये कम होते नहीं हैं। ये जो किडनीज होते हैं, जो बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, जो किडनीज होते हैं, जो 2 होते हैं, ए पेयर होते हैं। डार्क रेड इसका कलर होता है, बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इसका जो शेप होता है ना, वो बीन की तरह होता है, BEAN, बीन। लोबिया को हम कहते हैं, लोबिया के साइज के नहीं, साइज ना, शेप बीन की तरह होता है। सो ये बीन शेप्ड होते हैं, बीन के साइज के नहीं होते। लेकिन कहीं अगर आप लोग बीन को देख ले, लोबिया को देख ले, और हम और आप लोग इसको बोर्ड के ऊपर बना दे, तो फिर इसका जो शेप होता है ना, वो हमारे साथ कुछ ऐसे बन जाता है, यानी ऐसे इसका शेप जो है ना, ये फिर प्रेजेंट होता है। सो दे आर एक्चुअली बीन शेप, लोबिया के शेप के होते हैं। बार बार बता रहा हूं, लोबिया के साइज के नहीं होते, शेप कुछ ऐसे होता है। लेकिन अगर आप लोग इस किडनी को देख ले, इसमें जो बीन शेप होता है, इसका जो एक साइड होता है वो थोड़ा कन्वेक्स होता है, जबकि इसका जो दूसरा साइड होता है वो कनकेव होता है। आपके बुक ने कन्वेक्स साइड को कोई खास नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो कनकेव साइड है इसको उसने एक टेक्निकल नाम भी दिया हुआ है। और जो टेक्निकल नाम है जिसको हम और आप लोग कहते हैं शाबाश है, तो उसको उसने कहा हुआ है कि ये से हाइलम, HILIUM, हाइलम, या बाज़ दफा हम इसको हाइलस भी कहते हैं। तो हाइलम या हाइलस है क्या? ये कोई और जगह, ये कोई और चीज नहीं है। ये इस कनकेव के लिए हम ये टेक्निकल लफ्ज जो है ना, ये हम इसके लिए लगा लेते हैं। लेकिन याद रख ले कि कन्वेक्स साइड के लिए कोई टेक्निकल नाम है नहीं। ये जो कन्वेक्स साइड होता है, कन्वेक्स साइड होता है, यहां पे कोई खास चीज प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो कनकेव साइड होता है वहां पे 4 चीजें प्रेजेंट होती हैं। उन 4 में से 2 ऐसी हैं जो एंट्री करते हैं, 2 ऐसे होते हैं जो एग्जिट करते हैं। उनमें से जो एक इसके अंदर एंट्री करता है उसको हम और आप लोग नर्व कहते हैं, जबकि दूसरा जो इसके अंदर एंट्री करता है उसको हम और आप लोग आर्टरी कहते हैं। ये एक आर्टरी होती है, आर्ट्रियोल होता है, जो कि इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। जबकि 2 चीजें जो इससे निकलती है उनमें से एक जो होता है वो वेन होता है जो इससे निकल जाता है, जबकि जो दूसरी चीज इससे निकलती है इसको हम आमतौर पे यूरेटर हम इसको कहते हैं। इसका मतलब कि जो कनकेव साइड है, हाइलम है, हाइलस है, वो सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां पे कनकेविटी प्रेजेंट है, डिप्रेशन प्रेजेंट है, नॉच प्रेजेंट है, बल्कि ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि 2 चीजें इसके अंदर एंट्री कर रही है, 2 चीजें इसके अंदर एग्जिट कर रही हैं। इसको हम और आप लोग डिस्कस करेंगे कि असल में ये क्या है। लेकिन इससे पहले अगर कहीं आप लोग किडनी को देख ले तो इसके ऊपर फेट्स की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मास जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। और मैं उन फेट्स को आमतौर पे ऐसे बना लेता हूं और इसको हम आमतौर पे कहते हैं फैटी मास, यानी फेट्स का एक मास जो है ये इस किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बींग्स में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर फेट्स की डिपोजिशन होती है, और नो डाउट ये फिर खतरनाक भी होते हैं फेट्स। जैसे हार्ट के ऊपर भी ये फेट्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं, लीवर के ऊपर भी ये फेट्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं, इसी तरह से किडनी के ऊपर भी ये फेट्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फेट्स लीवर के ऊपर हो तो भी मसले क्रिएट करते हैं, हार्ट के ऊपर हो तो भी मसले क्रिएट करते हैं, इसी तरह से किडनीज के ऊपर हो तो भी मसले क्रिएट करते हैं। लेकिन किडनीज के ऊपर नेचुरली भी ये फेट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन फेट्स का एक फायदा ये है कि इन्होंने इन किडनीज को आपके बॉडी का जो डार्सल साइड होता है, पीछे साइड होता है, इनके साथ ऐसे अटैच किया हुआ होता है। तो अगर आप लोग बाकी ऑर्गन्स देख ले, हार्ट देख ले, लीवर देख ले, किसी और चीज को देख ले, ये बॉडी के साथ मसल्स, लिगामेंट्स और चीजें होती है, उनके थ्रू ये अटैच होते हैं। ये किडनी है कि जिनकी अटैचमेंट बॉडी के साथ मसल्स के थ्रू नहीं होता, इनकी अटैचमेंट बॉडी के साथ फेट्स के थ्रू होता है। और याद रख ले, अगर किसी चीज की अटैचमेंट फेट्स के थ्रू हो तो वो स्ट्रांग अटैचमेंट नहीं होती, वो बहुत ही लूज अटैचमेंट होती है। इसलिए कहीं अगर आप लोग कसाई की दुकान पे भी जाएं,
जब ये जानवर को ज़बह करते हैं, तो जब इनसे किडनीज को निकालते हैं, तो हर केस ये चाकू या चूरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते और डायरेक्ट वो जो किडनीज होते हैं वो हाथ ही से आमतौर पे इसको निकाल लेते हैं। इसका मतलब कि इसके ऊपर फैटी मास होता है, फैट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप लोग कसाई के दुकान पे भी वैसे भी देख ले तो किडनी के ऊपर आपको जबरदस्त किस्म के फैट्स जो होते हैं वो नजर आते हैं और इनके थ्रू ये बॉडी के साथ फिर अटैच भी होते हैं, लेकिन इनकी जो अटैचमेंट होती है बॉडी के साथ ये बहुत ही ज्यादा लूज होगी। ये मैं आमतौर पे कहता हूं कि मेडिकल साइंस में ह्यूमन बींग्स में किसी भी आर्गन को आप लोग ले लें, किसी भी टिश्यू को आप लोग ले लें, किसी भी सिस्टम को आप लोग ले लें, तो इसके ऊपर सेल्स की एक लेयर होती है, या अंदर की तरफ एक लेयर होती है। ऊपर की तरफ हो तो फिर हम इसको इपिथेलियम कहते हैं, अंदर की तरफ हो तो फिर हम और आप लोग इसको एंडोथेलियम कहते हैं। तो जो किडनी होते हैं इनके ऊपर भी इपिथेलियम की एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये ग्रीन मार्कर से मैं इसको शो कर रहा हूं इस फैटी मास के नीचे, लेकिन किडनी के ऊपर एक बारीक सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन को आपके बुक ने नाम दिया हुआ है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का नाम दिया हुआ है, वो याद रख ले। ये जो पेरिटोनियम है ये इसी ही चैप्टर के अंदर दो जगहों पे मेंशन किया गया है, और जो दोनों का जो मतलब है वो डिफरेंट है। एक पेरिटोनियम ये किडनी में दिया गया है, एक पेरिटोनियम वो जो डायलिसिस होता है तो उनमें एक पेरिटोनियल डायलिसिस है, दूसरा हीमोडायलिसिस है। तो वहां पे भी पेरिटोनियम का लफ्ज है, इधर पे भी पेरिटोनियम का लफ्ज है, लेकिन इन दोनों में फर्क होता है। इसलिए ईटा में भी आप लोग देख ले कि वो कहां पे उसने पेरिटोनियम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। जो किडनी के ऊपर होता है इसको तो हम और आप लोग पेरिटोनियम कहते हैं, लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है इसमें हम और आप लोग इस एब्डामिन को हम और आप लोग डायलिसिस के लिए हम और आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्किन होता है इसके नीचे एक बारीक सी लेयर प्रेजेंट होती है, उसको भी हम और आप फिर पेरिटोनियम हम इसको कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क के लिए हम आमतौर पे ऐसे करते हैं कि जो ये किडनी के ऊपर पेरिटोनियम होता है इसके साथ हम रीनल पेरिटोनियम लिखते हैं, लेकिन जो एब्डामिन के ऊपर होता है इसको हम और आप लोग पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ हम फिर एब्डामिनल पेरिटोनियम लिखते हैं। ये फायदा होता है ताकि आपको पता चल जाए कि किस पेरिटोनियम की बात हो रही है, किडनी वाले पेरिटोनियम की बात हो रही है कि नहीं, एब्डामिनल पेरिटोनियम की बात हो रही है। तो अगर आप लोग किडनी को देख ले इसके ऊपर फैटी मास हमें नजर आएगा, फैट्स होंगे। इसके नीचे आप लोगों को रीनल पेरिटोनियम आप लोगों को नजर आएगा। कन्वेक्स साइड है, इसका कोई दूसरा टेक्निकल नाम नहीं है, कन्वेक्स साइड ही हम इसको कहते हैं। जो कनकेव साइड है इसको हमने एक टेक्निकल नाम दिया हुआ है हाइलम और हाइलस, पर बता दिया कि वहां पे चार चीजें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन दो एंट्री करते हैं, दो एग्जिट करते हैं। इनमें से ये दो चीजें ये भी बता देता हूं, दो ये भी बता देता हूं, लेकिन क्या कि ये कहां से आए हुए हैं इसको हम और आप लोग जरूर डिस्कस करेंगे, और ये निकल के किसके साथ फिर मिल जाते हैं। लेकिन ये दो अंदर जाके फिर क्या करते हैं, और ये जो दो हैं ये अंदर से किस चीज से निकले हुए हैं। तो चूंकि फिलहाल हम और आप लोगों ने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम और आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए हम और आप लोग इन चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते कि ये अंदर जाके क्या करता है, ये अंदर जाके क्या कर लेता है। ये जो नर्व होता है, आर्टरीज होते हैं, लेकिन ये जो रीनल वेन है ये किससे निकला हुआ है हम डिस्कस नहीं कर सकते फिलहाल, इसके बाद होगा। इसके जो यूरेटर से ये फिर किससे निकला हुआ है इसको भी फिलहाल हम और आप लोग डिस्कस नहीं कर सकते, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम और आप लोग इतना जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि ये नर्व कहां से आया हुआ है, आर्ट्रियोल्स या आर्टरीज कहां से आए हुए हैं, वेन किससे मिलेगा, यूरेटर किससे मिलेगा। एक एक लाइन में आप लोगों को बता देता हूं। ये जो नर्व्स होते हैं इसमें कोई शक नहीं है नर्व सिस्टम ही से निकले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है नर्व सिस्टम ही से निकले हुए हैं। लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं, हम पढ़ेंगे उसको नर्व सिस्टम के अंदर क्रेनियल, और जो कुछ होते हैं वो स्पाइनल वाले नर्व्स होते हैं। तो अगर कहीं आप लोग नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स में देख ले तो उन क्रेनियल नर्व में से एक नर्व निकला हुआ है जिसको हम फिर आगे पढ़ेंगे, वो आके नीचे को कुछ ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, उनमें से एक किडनी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नर्व है ये ह्यूमन बींग्स के नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व से निकला हुआ है, स्पाइनल से नहीं, क्रेनियल से निकला हुआ है। नीचे आके वो इन किडनी को कंट्रोल करता है, यानी किडनी के अंदर जो भी कोई फंक्शन होता है, कोई इसका स्ट्रक्चर हो, इसका फंक्शन हो, कोई और एक्टिविटी हो, कोई और नहीं, वही नर्व इसको कंट्रोल करता है। तो फिर ये अंदर को जाके ब्रांच और रीब्रांच, उनके रिसेप्टर्स वगैरह बन जाते हैं और पूरे किडनी को ये कंट्रोल कर लेते हैं।
नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं, और ना हम और आप लोग इतना डेप्थ में हम और आप लोग जाएंगे। ये आर्ट्रियोल ये कहां से आया हुआ है, आर्टरीज ये कहां से आए हुए हैं? यू नो कि जो हार्ट होता है इसमें 4 चेंबर्स हैं, ऊपर वाले 2 आरिकल्स, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स। जो नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स हैं, इनमें से जो हमारा राइट वाला, शाबाश, जो हमारा राइट वाला वेंट्रिकल है, इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। जो लेफ्ट वाला होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इतना आपको पता है। लेकिन इतना भी फिर आपको पता है कि वेंट्रिकल्स के ऊपर जो आरिकल्स होते हैं, तो इनमें जो लेफ्ट आरिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो शाबाश जो राइट वाला है, शाबाश, उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि हार्ट का जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। तो होता कैसे है कि ह्यूमन बींग्स में जो लेफ्ट आरिकल होता है उसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग से आता है, जब ये कंट्रैक्ट होता है तो उनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को चला जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो उनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोर्टा के थ्रू नीचे जाता है। आयोर्टा मींस एब्डामिनल आयोर्टा, उसके थ्रू फिर नीचे जाता है। आयोर्टा से फिर हर एक आर्गन को, हर एक पार्ट को ब्रांच निकला हुआ है, आर्टरीज निकले हुए हैं, आर्ट्रियोल्स निकले हुए हैं, हर एक आर्गन को फिर जाता है, उधर पे फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें फिर हर एक का अपना अपना हर हिस्सा होता है, परसेंटेज होता है। तो जो आर्टरीज होते हैं, सारे जो आर्ट्रियोल होता है, इनसे फिर 2 ये आर्टरीज निकल जाते हैं। एक किडनी को चला जाता है, लेफ्ट को, एक राइट को, तो उनको हम फिर कहते हैं शाबाश से आर्टरीज। लेकिन चूंकि किडनी को जाते हैं तो फिर हम इसको रीनल आर्टरी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक आर्टरी है, रीनल आर्टरी, वो एक किडनी को दूसरी को चली जाती है। लेकिन ये किससे निकले हुए? ये आयोर्टा से निकले हुए हैं। आयोर्टा में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन आयोर्टा किससे निकला हुआ है? वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 आर्टरीज, आर्ट्रियोल, जो मैंने रेड से इसको शो किए हुए हैं, इसको हम और आप लोग नाम दे सकते हैं, ये वो रीनल आर्ट्रियोल्स हैं, रीनल आर्टरीज हैं। लेकिन ये किससे निकले हुए हैं? मैं इसके ऊपर लिखवा लेता हूं, ये असल में आयोर्टा से आए हुए हैं। और आयोर्टा किससे आया हुआ है? वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आया हुआ है। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब कि इस आर्टरीज में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसका मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर इसके अंदर एंट्री कर लेता है, तो इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फिर किडनी के अंदर इंटर होगा। लेकिन जाके फिर इसके साथ क्या होता है ये फिर आगे हम और आप लोग इसको फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये किडनी इस यूज कर लेते हैं तो अंडरस्टूड बात है वो जो ब्लड है वो तो फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर इस वेन के थ्रू निकलेगा। लेकिन चूंकि किडनी से निकला हुआ है फिर हम और आप लोग इसको रीनल वेन कहेंगे। वेन तो और भी होते हैं लेकिन फिर ये रीनल वेन हो गया, इससे फिर निकल जाएगा। तो फिर ज़हन में सवाल आ जाता है कि जब ये निकल जाता है तो फिर ये किसके साथ मिल जाता है? यू नो कि जो हार्ट है इसके ऊपर जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये कलेक्ट होता है सुपीरियर वेना केवा। लेकिन हार्ट के नीचे जितने ऑर्गन्स होते हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है इंफीरियर वेना केवा। और ये सुपीरियर वेना केवा इधर से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इंफीरियर वेना केवा नीचे से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं, वेना केवा बना लेते हैं। और जो वेना केवा होता है वो हार्ट के राइट आरिकल में ओपन हो जाता है, तो उसमें वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है उधर से। फिर वो जब ये कंट्रैक्ट होता है तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर राइट वेंट्रिकल को आ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाए तो उधर पे आप लोगों ने फिर पढ़ा होगा पल्मोनरी शाबा से आर्टरी, ये वाहिद आर्टरी है कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स को पहुंच जाता है। लंग्स इसको फिर ऑक्सीजनेटेड बना लेता है। फिर लंग से आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट को आता है, लेकिन किसको? लेफ्ट आरिकल को। जब लेफ्ट आरिकल कंट्रैक्ट होता है तो उससे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाए तो उससे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोर्टा को, आयोर्टा से फिर ये आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज ये वगैरह निकला हुआ है, नेटवर्क निकला हुआ है हर एक आर्गन को, इसमें फिर हर एक का अपना परसेंटेज, अपना हिस्सा होता है, तो फिर ये ऐसे ब्लड सर्कुलेट भी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा हार्ट है उसके नीचे किडनी प्रेजेंट है, तो अगर नीचे प्रेजेंट है इसका मतलब यह हुआ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस किडनी से निकलेगा
तो वो कहां पे, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फिर कहां पे, वो असल में जो इंफीरियर वेना केवा होता है ये उनके साथ मिल जाता है। और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर हार्ट की तरफ, तो उधर पे नीचे ऊपर से सुपीरियर वेना केवा आता है, दोनों के दोनों मिल जाते हैं। फिर ये हार्ट के, जिस तरह के मैंने आप लोगों को उसका वो क्या है यूनिट्स सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है, इस तरह से फिर ये सर्कुलेट करता है। इसका मतलब कि जो वेन होता है ये असल में वो जो इंफीरियर वेना केवा होता है ये उनके साथ मिल जाता है, इंफीरियर वेना केवा फिर वेना केवा के साथ मिल जाता है। और जो वेना केवा होता है बता दिया कि उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के राइट आरिकल को आ जाता है, फिर इस तरह से वेंट्रिकल को, फिर इस तरह से लंग्स को, फिर लंग्स से फिर हार्ट को, फिर इस तरह से सारा कुछ सर्कुलेट होता है। यूरेटर कहां से निकला हुआ है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं, जब हम और आप लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लेकिन निकल के फिर क्या करता है यूरेटर, अगर देख ले यहां पे दो है, हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यूरेटर फिर आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो जाता है। इसका मतलब कि यूरेटर जो होता है ये सिंपली फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो किडनीज होते हैं इसमें जो कन्वेक्स साइड है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके जो कनकेव साइड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कि यहां पे कुछ चीजें एंट्री करते हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो एग्जिट भी करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कि जो एक किडनी होती है, कहीं अगर आप लोग इसकी लेंथ देख ले तो तकरीबन वो 12 सेंटीमीटर होता है। और अगर आप लोग 12 सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट कर ले तो कहते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच। इसका मतलब यह हुआ कि जो 12 सेंटीमीटर है वो 5 सेंटीमीटर के 2 इंचेस और फिर 5 सेंटीमीटर के 2 इंचेस, 4 इंचेस और 12, इसका मतलब कि 5 इंच के बराबर होता है। जहां तक मैंने समझा हुआ है कि जो 1 इंच होता है ये फिंगर का जो ऊपर वाला टिप होता है ना 1 इंच होता है। इसका मतलब कि 12 सेंटीमीटर मीन्स 5 इंचेस। सो 1 2 3 4 5 इतना तकरीबन इसकी लेंथ बन जाती है। और कहीं अगर आप लोग अपने हाथ को ऐसे बेंड कर ले, मुट्ठी बना दे, तो अगर आप लोग इसकी ऐसी लेंथ देख ले तो ये भी तकरीबन 5 इंच इसकी लेंथ बन जाती है। इसका मतलब कि इसकी लेंथ तकरीबन इतनी होती है। लेकिन अगर आप लोग इसका डायामीटर देख ले, डायामीटर से मेरा मतलब है आप लोग इसको ऐसे देख ले, तो 12 सेंटीमीटर को अगर आप लोग 2 के ऊपर डिवाइड कर ले तो फिर ये 6 सेंटीमीटर बन जाता है। तो 6 सेंटीमीटर तकरीबन इसका डायामीटर होता है। और 6 सेंटीमीटर को अगर आप लोग इंचेस में कन्वर्ट कर ले तो मेरे लिहाज से 6 सेंटीमीटर मीन्स के 2 पॉइंट समथिंग वो इंच बन जाता है। और अगर आप लोग मुट्ठी को ऐसे बंद कर ले तो भी फिर ये 2.5 इंच, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग जितना भी बनता है वो इंच इसका डायमीटर बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस मुट्ठी को बंद कर ले, लेंथ तो ये हुआ, डायमीटर तो ये हुआ, लेकिन इसकी एक थिकनेस भी बनती है, मोटाई भी बनती है। इसी तरह से किडनी की भी एक मोटाई भी है, थिकनेस भी है। और वो थिकनेस कितनी होती है कि अगर आप लोग फिर 6 को 2 पे डिवाइड कर ले तो फिर 3 सेंटीमीटर बन जाता है। तो पुराने कोर्सेज में ये 3 सेंटीमीटर था, अब के कोर्स में 4 सेंटीमीटर है। तब जाके मैं 3 to 4 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। और 3 to 4 सेंटीमीटर मीन्स ऑलमोस्ट 1 इंच से थोड़ा ज्यादा, यानी तकरीबन 1.5 इंच। और अगर आप लोग अपनी मुट्ठी को बंद कर ले तो इसका जो थिकनेस बनती है वो भी तकरीबन 1.5 इंच बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक किडनी है वो आपके मुट्ठी के साइज की होती है, लेकिन मुट्ठी को हम और आप लोग इंग्लिश में फिस्ट कहते हैं, FIST, फिस्ट कहते हैं। इसका मतलब कि हम और आप लोग कह सकते हैं ए किडनी इज ऑफ फिस्ट साइज। लेकिन जो फिस्ट है वो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने हार्ट के बारे में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब कि हार्ट भी फिस्ट साइज है, जो किडनी है ये भी फिस्ट साइज के होते हैं, राइट। तो इसलिए कुछ बुक्स जो होते हैं इनके बारे में ये फिर लिखते भी हैं कि ये सारा कुछ जो होता है ये फिस्ट साइज के प्रेजेंट होते हैं। अगर ये जो कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया ये किडनी की मॉर्फोलॉजी है, किडनी बाहर से आप लोगों को कैसे नजर आती है, कैसे इसका कलर होता है, कितना इसका साइज होता है, शेप कैसे होता है, लेंथ वगैरह सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ ए किडनी के, किडनी की मॉर्फोलॉजी कैसे होती है। अब अगर हम और आप लोग एक किडनी को वैसे ले ले और लेने के बाद हम और आप लोग इस किडनी का ट्रांसवर्स सेक्शन काट दे। ट्रांसवर्स से मेरा मतलब यह है किडनी को आप लोग ऐसे काटेंगे, ऐसे नहीं, ये फिर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ऐसे फॉर एग्जांपल ये फिस्ट है, ऐसे हाथ है, तो ट्रांसवर्स का मतलब ये आप इसको ऐसे काटे, ऐसे 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 नहीं, ये फिर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा।
ट्रांसवर्स सेक्शन आपके कोर्स में है। तो अगर हम और आप लोग इस किडनी को ले ले और हम और आप लोग इसका ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट दे, और ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद कहीं अगर मैं इसको फिर बोर्ड के ऊपर बनाऊं तो फिर ये आप लोगों को कैसे नजर आएगा? कैसे आप लोगों को ये नजर आएगा? शाबाश है। ये फिर आप लोगों को कुछ इस तरह से नजर आएगा। वही किडनी है, शाबाश है। इसका मैंने कुछ ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने काट दिया, मैंने इसको ऐसे काट दिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने इसका काट दिया, ऐसे मैंने इसको काट दिया है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस किडनी को आप लोग देख लो, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को भी आप लोग काट दें, क्या इसके ऊपर आप लोगों को ये फैटी मास नजर आएगा? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, हमें वो फैटी मास नजर आएगा। ये बात आमतौर पे पूछते हैं कि ट्रांसवर्स में, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके कोर्स में है, मॉर्फोलॉजी भी है, डिस्क्राइब की गई है, साथ में ये ट्रांसवर्स सेक्शन भी है। तो बाद दफा पूछा जाता है कि मॉर्फोलॉजी में और ट्रांसवर्स सेक्शन में कौन सी चीज है जो हमें दोनों में नजर आती है। तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नजर आती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो डिफरेंसेस है जो हमें नजर नहीं आएंगी, या फिर हमें कोई नई चीज नजर आएगी। ये सारे आपके कोर्स के अंदर है। तो फैटी मास हमें नजर आएगा, हाँ मैं लिखवा रहा हूं, फैटी मास हमें नजर आएगा। क्या हमें इसके नीचे वो रीनल पेरिटोनियम हमें नजर आएगा? हाँ, हमें रीनल पेरिटोनियम हमें नजर आएगा। क्या हमें वो कन्वेक्स साइड नजर आएगा? हाँ, हमें वो कन्वेक्स साइड नजर आएगा। क्या हमें वो हाइलम या हाइलस जो कनकेव साइड था वो नजर आएगा? हाँ, नजर आएगा। शाबाश है। क्या हमें वो जो आर्टरी थी वो हमें नजर आएगी? हाँ, हमें नजर आएगी। क्या वो जो नर्व है वो हमें नजर आएगा? हाँ, हमें नजर आएगा। इसके अलावा क्या हमें वो आर्टरी वेन हमें नजर आएगा? बिल्कुल हमें नजर आएगा। क्या वो यूरेटर हमें नजर आएगा? हमें नजर आएगा। लेकिन जब आपने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो इसके अलावा भी हमें कुछ चीजें नजर आ जाएंगी। जब देखा तो वहां पे मुझे दो और एक्स्ट्रा लेयर्स मुझे नजर आ गए, दो लेयर्स मुझे नजर आ गए। उन लेयर में से जो एक लेयर था वो ऊपर की तरफ था, और जो दूसरा था वो अंदर की तरफ था, दरमियान में था। ये जो ऊपर वाला है इसको हम आपके बुक ने कॉर्टेक्स कहा हुआ है, जो इसके नीचे है इसको उसने मेडुला कहा हुआ है। लेकिन मैं आमतौर पे कहता हूं कि कॉर्टेक्स और मेडुला के अल्फाज हम बॉटनी में भी लगाते हैं, मेडिकल साइंस में कुछ और भी आर्गन्स होते हैं जहां पे कॉर्टेक्स और मेडुला के अल्फाज हम लिखवाते हैं। तो बाकी से फर्क के लिए हम आमतौर पे इनके साथ लिखवा लेते हैं कि ये रीनल कॉर्टेक्स है और ये रीनल मेडुला है। लेकिन याद रख ले, ये कॉर्टेक्स और मेडुला ये दोनों के दोनों लेयर्स हैं। लेयर्स का मतलब है यहां पे सेल्स प्रेजेंट होंगे, तब जाके मैं इनके साथ लिखवा रहा हूं नंबर 1 एंड नंबर 2। और याद रख ले 1 + 2 ये दोनों के दोनों लेयर्स हैं। लेयर से मेरा मतलब यह है यहां पे कोई चीज प्रेजेंट होगी, सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो मेडुला होता है, शाबाश है, मेडुला, इसके नीचे हमें एक बहुत बड़ी कैविटी नजर आएगी। अभी जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वो लेयर का नहीं है, वो कैविटी का है। यहां पे मैं लिखवा लेता हूं ये कैविटी है। और जो कैविटी है इसके लिए आपके बुक ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है वो है पेल्विस। इसका मतलब कि पेल्विस कैविटी है। तब जाके बाद दफा एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछी जाती है कि किडनी के एनाटोमी में, किडनी के ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें कितने लेयर्स नजर आते हैं? तो 2। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस 3 लेयर्स, ना 2 लेयर्स होते हैं। कैविटी कितनी है? 1, और उसको हम आप लोग पेल्विस कहते हैं। हाँ, बाज दफा जो स्टूडेंट्स होते हैं और फिर पेल्विस के लिए लफ्ज पेल्विक का भी लगा लेते हैं, PELVIC। बिल्कुल गलत है, ये लफ्ज आप लोगों ने नहीं लगाना है। हाँ, कनकेव के लिए हाइलम और हाइलस दोनों है, पर जो पेल्विस है ना इसका दूसरा नाम पेल्विक नहीं है, क्योंकि पेल्विक बोन है, पेल्विस कैविटी है। तो एमसीक्यूज में आप लोगों ने थोड़ा एहतियात करना है, जल्दी नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पेल्विस और पेल्विक इनको जल्दी में एक ही चीज समझ लेते हैं। नहीं, पेल्विस कैविटी है जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन, हम इसको फिर पढ़ेंगे, वो फिर बोन्स होते हैं। तो पेल्विस का कोई दूसरा नाम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि किडनी की एनाटोमी में, ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें 3 चीजें नजर आएंगी, लेकिन इनमें 2 लेयर्स होंगे और एक कैविटी होगी। जो 2 लेयर्स हैं इनमें जो आउटर वाला है वो कॉर्टेक्स है, जो इनर वाला है वो मेडुला है। लेकिन जो अंदर को जो कैविटी इसको हम आप लोग फिर पेल्विस कहते हैं। लेकिन जो कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है, अगर आप लोग इन दोनों को वैसे देख ले तो जो कॉर्टेक्स होता है, जो कॉर्टेक्स होता है ये फितरतन 3 होता है, THIN 3।
एज कंपेयर टू द मेडुला, जो के थिक होता है। ये बुक ने भी लिखा हुआ है, ये मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। तो क्यों कॉर्टेक्स थिन होता है, क्यों मेडुला थिक होता है, आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। इनके अलावा ये जो कॉर्टेक्स होता है, इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है, जबकि जो मेडुला होता है इसका जो कलर होता है ना वो लाइट होता है। तो क्यों कॉर्टेक्स का कलर डार्क है, क्यों मेडुला का कलर लाइट होता है, ये भी आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। पर ये दो बड़े की पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स और मेडुला में जो दो मेन डिफरेंसेस है वो ये है कि कॉर्टेक्स थिन है, मेडुला थिक है। कॉर्टेक्स डार्क इन कलर है, मेडुला लाइट इन कलर है। व्हाई, आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। जब मैंने कॉर्टेक्स को देखा, किसके अंदर मुझे क्या चीज नजर आ गई, बड़े क्लोज से देखा, तो इसके अंदर मुझे खास किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर आ गए, जिसको हम और आप लोग कहते हैं नेफ्रॉन इसके अंदर हमें नजर आएंगे। लेकिन जब मैंने मेडुला के अंदर देखा तो इसके अंदर मुझे क्या नजर आ गया, इसमें कोई शक नहीं है, नेफ्रॉन। इसका मतलब कि कॉर्टेक्स हो या मेडुला हो, इनके अंदर हमें नेफ्रॉन नजर आएंगे। तब जाके हम और आप लोग नेफ्रॉन को जरूर हम डिस्क्राइब करेंगे कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है। बहुत ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर है, हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट है। लेकिन जब मैंने कॉर्टेक्स को देखा जिसके अंदर हमें नेफ्रॉन नजर आ गए, जब मैंने मेडुला के अंदर देखा हमें नेफ्रॉन नजर आ गए, इसका मतलब कि हमारे साथ नेफ्रॉन दो तरह के हुए। लेकिन ये किसके बेस पे है, लोकेशन के बेस पे है। तो कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जो कॉर्टेक्स में होते हैं, इनको हम और आप लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। जो हमें मेडुला के अंदर नजर आएंगे इसको हम और आप लोग मेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन तकरीबन एक जैसा होता है, हल्का हल्का फर्क है, वो फिर हम एंड पे हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम नेफ्रॉन जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो पहले हम इसको फिर जरूर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन पहले हम किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम और आप लोग पूरा कर ले, तब जाके हम नेफ्रॉन के जनरल स्ट्रक्चर को हम फिर डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कॉर्टिकल और मेडुलरी में फर्क क्या होता है और कौन कौन सी बातें हैं, वो फिर एंड पे नेफ्रॉन पे हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जब मैंने कॉर्टेक्स में देखा तो नेफ्रॉन के अलावा कोई दूसरी चीज मुझे नजर नहीं आई। लेकिन जब मैंने मेडुला को देखा तो नेफ्रॉन के अलावा मुझे एक और चीज भी नजर आ गई। और जब मैंने उस चीज को देखा तो इसका जो शेप था वो बिल्कुल पिरामिड की तरह था। और पिरामिड यू नो कि जो अजूबे हैं उनमें से वो कुछ अजूबे जो मिस्र के अंदर प्रेजेंट है, वो जो पिरामिड्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, शब्द से प्रेजेंट होते हैं पिरामिड्स, ये पिरामिड्स इस मेडुला के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स में नहीं, मैं मेडुला की बात कर रहा हूं। तब जाके आपके बुक ने इसको नाम तो दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, पिरामिड्स। लेकिन चूंकि ये किडनी के अंदर है, फिर हम और आप लोग इसको रीनल पिरामिड्स कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किडनी के कॉर्टेक्स में नहीं, किडनी के मेडुला के अंदर पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। चूंकि किडनी के अंदर है, मिस्र वाले नहीं है, तब जाके हम इसको रीनल पिरामिड्स कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा एंड नेरो जाए, आप इसको सही तरीके से नाम देना चाहे, फिर आप इसको मेडुलरी पिरामिड्स भी आप लोग इसको कह सकते हैं, ताकि ईटा में फिर आपके लिए फायदा हो कि ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कहीं अगर आप लोग उन पिरामिड्स को देख लो जो मैं बता रहा हूं मिस्र वाले, आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख ले तो ये बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट होता है। ऐसे ऐसे एक पिरामिड ऐसे होता है। जो ऊपर वाला है इसको हम आप लोग पोर्शन है, इसको हम एपेक्स कहते हैं, APEX एपेक्स। जो नीचे वाला है ना, इसको हम और आप लोग बेस कहते हैं। तो यही जो पिरामिड्स होते हैं ये इधर मेडुला के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको इन्वर्टेड कर ले, उल्टा कर ले, और अगर आप लोग इसको इन्वर्टेड कर ले, उल्टा कर ले, तो फिर ये कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये फिर कुछ ऐसे बन जाता है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये इस तरह से बनता है तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो पिरामिड्स होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। और ये जो उल्टे होते हैं तो फिर इसका बेस ऊपर की तरफ हुआ, जो एपेक्स है ना वो नीचे की तरफ है। लेकिन जब मैंने इस किडनी के अंदर, एक किडनी की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर जब मैंने इन पिरामिड्स को काउंट किया तो कहते हैं कि ये 7 to 18 होते हैं।
7 to 18 होते हैं, यानी 7 से लेके 18 तक होते हैं, लिखते हैं 7 to 18, वेरिएबल ये नंबर लिखते हैं। पर जहां तक मैंने ये बात पूछी हुई है, वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ये फिक्स होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन और एनिमल्स के जिसके अंदर किडनी प्रेजेंट है और वहां पे पिरामिड्स भी हैं, तो ये 7 से लेके 18 तक यानी मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एनिमल हो सकता है अब तक ऐसा ना हो कि जिसमें 7 से कम पिरामिड्स को नोट किया गया हो या 18 से ज्यादा नोट किए गए हो। तो जिन एनिमल्स में किडनीज है, पिरामिड्स है, वो 7 to 18 है, पर ह्यूमन बींग में नॉर्मली कहा जाता है कि ये 7 होते हैं, और जो भी ह्यूमन बींग होगा उसमें ये 7 होंगे। इसमें ये वेरिएबिलिटी नहीं होती कि मेरे वाले में 7 है, किसी और वाले में, आप वाले में फिर 18 होंगे, नहीं, ह्यूमन बींग में ये स्पेसिफिक होते हैं। ये जो पिरामिड्स होते हैं, रिनल पिरामिड्स, ये किस चीज से बने हुए हैं, फिलहाल हम और आप लोग इसको डिस्कस नहीं कर सकते, आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे फिर मैं रेड मार्कर से यहां साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स मेरे ज़हन में होंगे कि ये फिर किस चीज से बने हुए हैं, ये फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जब मैंने इस पिरामिड को थोड़ा नीचे वाला साइड इसका देखा, तो वो जो नीचे जो एपेक्स था, वो यहां पे एक कप की तरह, CUP कप, जिसके अंदर आप लोग चाय पीते हैं, कप होता है, कप की तरह किसी चीज के अंदर ये ओपन था। कप को लैटिन में कैलेक्स कहते हैं, CALYX, CALYX, कैलेक्स। कैलेक्स का जो प्लूरल है वो केलाइसिस है, केलाइसिस है, CALYCS, केलाइसिस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक पिरामिड होता है वो एक छोटे से कैलेक्स के अंदर ओपन हो जाता है, कप की तरह किसी चीज के अंदर ओपन हो जाता है। अब इस कप का फंक्शन क्या होगा, ये भी आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल हम और आप लोग इसके स्ट्रक्चर को हम और आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन के हम और आप लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो उधर पे ये पिरामिड्स हैं कितने बता दिया, तकरीबन फॉर एग्जांपल अगर 7 होते हैं तो एक पिरामिड ये हुआ, एक पिरामिड ये हुआ, एक पिरामिड ये हुआ, एक पिरामिड ये हुआ। तो जो पिरामिड्स होते हैं इनमें अगर एक छोटा कैलेक्स हुआ तो इसके साथ ही यहां पे जो दूसरा है, इधर पे भी एक छोटा सा कैलेक्स होगा, इधर पे भी एक छोटा सा कैलेक्स होगा, इधर पे भी एक छोटा सा कैलेक्स होगा, इधर पे भी एक छोटा सा कैलेक्स होगा। बुक्स लिखते हैं कि बाज दफा दो से मेरा मतलब ये है ये दो, ये छोटे कैलेक्स मिल जाते हैं। कुछ बुक्स लिखते हैं कि बाज दफा तीन से मेरा मतलब ये है ये और ये 3 मिल जाते हैं, और थोड़ा सा एक बड़ा कैलेक्स बना लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो कैलेक्स हैं, अगर पिरामिड 7 है तो 7 छोटे छोटे कैलेक्स होंगे, छोटे छोटे कप्स होंगे। जो छोटे कप्स होते हैं इनके लिए हम और आप लोग लफ्ज लगाएंगे माइनर कैलेक्स, लेकिन 2 या बस दफा 3 वो कैलेक्स मिलके बड़ा कैलेक्स बना लेते हैं, जिसको हम आप लोग कहेंगे मेजर कैलेक्स। तो फिर मेजर कितने बनेंगे, अगर 2 बनेंगे मिलेंगे तो मेरे लिए खास से फिर तो ये होने चाहिए 7 को अगर आप लोग 2 पे डिवाइड कर ले 3 to 4 होते हैं, लेकिन 2 या 3 आपस में फिर मिल जाता है। अगर बड़े बड़े करेंगे 3 मिलेंगे तो मेरे लिए ख्याल से फिर 2 या 3 ही बन जाएंगे, और वो फिर बड़े बड़े कैलेक्स बना लेंगे, उसको हम और आप लोग फिर मेजर कैलेक्स हम और आप लोग इसको कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक पिरामिड एक माइनर कैलेक्स के अंदर ओपन होता है। माइनर कैलेक्स जो होते हैं ये फिर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मेजर कैलेक्स को बना लेते हैं। जितने भी ये मेजर कैलेसिस होते हैं ये आपस में फिर मिल जाते हैं और एक बड़ा कैलेक्स बना लेते हैं, और उस बड़े कैलेक्स को हम फिर कहते हैं पेल्विस। इसका मतलब यह हुआ कि पेल्विस किससे बना हुआ है, मेजर कैलाइसिस से। मेजर कैलाइसिस किससे बने हुए हैं, माइनर कैलाइसिस से। माइनर कैलाइसिस किससे बने हुए हैं, पिरामिड से। पिरामिड किससे बने हुए हैं, मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया हुआ है, एंड पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सारा कुछ किससे बना हुआ है, ये सारा कुछ किससे बना हुआ है। तो ये जो होगा इसको हम और आप लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे कि ये सारा कुछ जो है ये फिर किस तरह से हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।